स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के अंतर्गत, कक्षा 10 के अंतर्गत विज्ञान का तीसरा अध्याय अर्थात रासायनिक विज्ञान जो चल रहा है उसका तीसरा अध्याय आप लोग स्टडी करेंगे, जिसका नाम है धातु और अधातु। अब आप लोगों ने अभी तक धातुओं के जो गुणधर्म होते हैं वो स्टडी कर लिए हैं। फिर धातुओं का रिएक्शन जो हुआ है विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं आप लोग अम्लों के साथ, हाइड्रोजन के साथ आप लोगों ने रिएक्शन भी देख लिया है, पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आज का हमारा ये टॉपिक होगा, अर्थात जो अधातुएं होती है उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो अधातुओं के इसमें आप लोग नोट करते चलेंगे, साथ साथ हम विभिन्न प्रकार के रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे कि अधातुएं कैसे रिएक्ट करती हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है। तो लिखेंगे अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित है। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित है। इससे पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे, नोट करेंगे अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो हेडिंग आप लोग बनाएंगे अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो इसमें देखेंगे ऑक्सीजन के साथ धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो क्या क्या बनता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। तो आप लोग लिखेंगे धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय या उदासीन होती है। तो आप लोगों ने यह देखा कि जो अधातुएं होती है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया बना करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और इन ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय या उदासीन होती है। तो लिख लेंगे आप लोग इसमें अधातुएं
धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करती हैं। ऑक्साइड निर्मित करती हैं। तो आप लोगों ने देखा, अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करती हैं। इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय या उदासीन होती है। उदाहरण में भी देखेंगे रिएक्शन कराकर। इन ऑक्साइडों की प्रकृति इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय या उदासीन होती है। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, इन ऑक्साइडों की प्रति क्या होती है? अम्लीय या उदासीन होती है। तो आप लोग रिएक्शन लिख लेंगे इसका। तो लिखेंगे आप लोग समीकरण। कार्बन एक क्या है? कार्बन अधातु है और किस स्टेज में है? तो यहाँ पर अवस्था भी आप लोग लिखते चलेंगे। सॉलिड है, यस से प्रदर्शित करेंगे। कार्बन लिखेंगे सॉलिड स्टेट में है। इसकी क्रिया किससे हो रही है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन से हो रही है। ऑक्सीजन से इसकी क्रिया हो रही है। ऑक्सीजन किस रूप में? यहाँ पर गैस रूप में है, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा है? तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाई ऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाई ऑक्साइड किस रूप में है स्टूडेंट्स? गैस रूप में है। ये हमारा प्रोडक्ट जो बना है कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड बना है। अब कैसा है यह? तो यह प्रकृति में स्टूडेंट्स याद रखेंगे अम्लीय है। रिएक्शन जो आप लोगों ने डेफिनेशन लिखा उसके अनुसार कि अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करती है। ऑक्साइड हो गया। ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति क्या है? अम्लीय है। आगे देखेंगे कार्बन तथा सल्फर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया द्वारा निर्मित ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल निर्मित करती है। आप लोग लिख लेंगे कार्बन तथा सल्फर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया द्वारा कार्बन, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं, कार्बन तथा सल्फर जिसको यस से प्रदर्शित करते हैं, कार्बन तथा सल्फर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया द्वारा
तो आप लोगों ने देखा कि कार्बन तथा सल्फर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, तो निर्मित ऑक्साइड द्वारा निर्मित ऑक्साइड निर्मित ऑक्साइड निर्मित ऑक्साइड जल से निर्मित ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल निर्मित करती है। जल सूत्र आप लोगों को पता ही है, H2O। जल से क्रिया करके अम्ल बनाती है, अम्ल निर्मित करती है या अम्ल बनाती है, अम्ल निर्मित करती है, निर्मित करती है। जैसे में आप लोग लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ये किस रूप में है, यहाँ पर स्टेज भी लिखेंगे, गैसीय अवस्था में है। इसकी क्रिया किससे हो रही है स्टूडेंट्स, जल से। किस स्टेज में है, लिक्विड स्टेज में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया किससे हो रही है, जल से। तो जल यहाँ एक्वस रूप में दर्शाएंगे, एक्वस रूप में है यहाँ पर। और इस क्या बन रहा है, तो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 इसका नाम है स्टूडेंट्स एक्वस रूप में कार्बोनिक अम्ल। यहाँ एक्वस रूप में यह जो प्राप्त हुआ है इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि कार्बन और जल की अभिक्रिया द्वारा हमें एक अम्ल मिल रहा है जिसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। आगे लिखेंगे अधातुओं के कुछ ऑक्साइड उदासीन भी होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। लिखेंगे अधातुओं के कुछ ऑक्साइड, अधातुओं के कुछ ऑक्साइड उदासीन प्रकृति के होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। अब देखेंगे कि अधातुओं के कुछ ऑक्साइड उदासीन प्रकृति के होते हैं, इसका रिएक्शन लिख लेंगे। जैसे रिएक्शन इसमें आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन आप लोग याद रखेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेंगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और नाइट्रक ऑक्साइड N2O, और आप लोग लिख लेंगे NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि इनकी प्रकृति क्या होती है, उदासीन होती है। आगे नोट करेंगे हेडिंग अब अधातुओं की जल से अभिक्रिया, अधातुओं की जल से अभिक्रिया। इसको मिटा देते हैं।
दूसरा हेडिंग डालेंगे अधातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल reaction of non-metals with water रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर, अधातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे अधातुओं की जो जल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, तो अधातुएं जल के साथ सामान्यतया अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। जो अधातुएं होती हैं स्टूडेंट्स, वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। लिख लेंगे सामान्यतः अधातुएं सामान्यतः अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं या प्रदर्शित करती हैं, नहीं दर्शाती हैं। तो आप लोगों ने देखा सामान्यतः अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। तीसरा हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स तीसरा हेडिंग आप लोग बनाएंगे अधातुओं की अम्ल से अभिक्रिया, अधातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अधातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अधातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ एसिड्स। अधातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ है, सॉरी एसिड्स, यहाँ अम्लों लिख लेंगे। तो याद रखेंगे इसमें क्या आप लोगों को पढ़ना है, तो जो सामान्यतः धातुएं होती है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। मतलब जो अधातुएं होती हैं वो तनु अम्ल, मतलब जो जिसमें जल की मात्रा, ऐसे अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है वो तनु अम्ल होते हैं, तो उनके साथ अधातुओं की अभिक्रिया नहीं होती है। इनकी अभिक्रिया केवल तभी संभव है जब अभिक्रिया में निर्मित प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाए। प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाने के बाद तभी यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो लिखेंगे आप लोग, पहले नोट कर लेंगे, तब कुछ रिएक्शन के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ेंगे।
लिखेंगे आप लोग कि सामान्यतः अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं। सामान्यतः अधातुएं तनु अम्लों से अधातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। आप लोगों ने देखा सामान्यतः अधातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं या नहीं करती हैं। इनकी अभिक्रिया केवल तभी संभव है, इनकी अभिक्रिया केवल तभी संभव है इनकी अभिक्रिया केवल तभी संभव है जब अभिक्रिया में निर्मित प्रोटॉनों को निर्मित प्रोटॉनों की अभिक्रिया में निर्मित प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाए। तो आप लोगों ने यहाँ देखा स्टूडेंट्स कि इसमें क्या के मैटर आ रहा है कि सामान्यतः अधातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। इनकी अभिक्रिया केवल तभी संभव है जब अभिक्रिया में निर्मित प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाए। अभिक्रिया में निर्मित प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाए। जैसे आप लोग लिख लेंगे इसमें, जैसे आप लोग इसका रासायनिक समीकरण भी देकर समझाएंगे। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। नाम याद रखेंगे आप लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। एक्वस स्टेज में है, यहाँ पर एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म में ये सब आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ क्या क्या इसका रिएक्शन हो रहा है, तो किसमें टूट रहा है स्टूडेंट्स, ये दो भागों में टूट रहा है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में ये टूट रहा है तो क्या बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन का प्लस हो रहा है, 2 हाइड्रोजन प्लस, और एक्वस फॉर्म में भी बन रहा है, एक्वस फॉर्म में प्लस, और क्या बन रहा है, तो SO4 माइनस सल्फेट यहाँ से अलग हो रहा है, माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, SO4 यहाँ पर 2 माइनस, क्योंकि 2 यहाँ पर है, 2 माइनस, और ये भी एक्वस फॉर्म में है, तो यहाँ पर देख रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन और सल्फेट में अलग अलग हो गया है। फिर यहाँ पर 2H प्लस एक्वस बन रहा है,
और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले रहा है तो माइनस इस पर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन का एक 2 अणु बनेंगे, हाइड्रोजन का एक अणु बनेगा यहाँ पर H2। किस रूप में है स्टूडेंट्स? तो गैस रूप में है। तो इस तरह यहाँ पर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना वायु कोश भर रहा है, तो एक हाइड्रोजन का अणु बन रहा है। आगे नीचे लिखेंगे आप लोग, अधातुओं की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। अधातुओं की प्रकृति अधातुओं की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। आपको पहले ही हमने बताया था शुरू में कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो धातुओं की प्रकृति होती है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धातुओं की प्रकृति होती है, ग्रहण करने की होती है। अतः इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति नहीं हो पाती है। इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो आप लोगों ने देखा अधातुओं की जल के साथ अभिक्रिया और अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब अगला हेडिंग डालेंगे अधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया। अधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया। अधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया। चौथा है अधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया। अभिक्रिया रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स with chlorine रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। तो आप लोग देखेंगे कि अधातुओं की क्रिया किसके साथ? क्लोरीन। तो देख रहे हैं अधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। तो अधातुएं जो होती हैं क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करती हैं। तो लिखेंगे आप लोग अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करती हैं।
क्लोराइड का निर्माण करती है। क्लोराइडों की प्रकृति सहसंयोजक होती है। तो निर्मित क्लोराइडों की प्रकृति की प्रकृति सहसंयोजक होती है। सहसंयोजक होती है। तो आप लोगों ने देखा जो निर्मित क्लोराइड की प्रकृति होती है क्या होती है? सहसंयोजक होती है। जैसे एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे इसका रासायनिक समीकरण। जैसे P4 फास्फोरस एक अधातु है। P4 इसकी क्रिया किससे हो रही स्टूडेंट्स? क्लोरीन से 6Cl2 6Cl2 ये हो गया फास्फोरस ये हो गया क्लोरीन। तो यहाँ फास्फोरस की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? तो क्लोरीन के साथ। ये और धातु हो गया। और आप लोग रिएक्शन भी क्या डाले हैं हेडिंग में? रिएक्शन में डाले हैं कि अधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया। तो यह धातु है, इसकी क्रिया किससे हो रही है? क्लोरीन से। क्या बन रहा है? 4PCl3 ये हमारा प्रोडक्ट बना है स्टूडेंट्स, जिसको कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये गैस रूप में बना है। इसका नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो हमारा प्रोडक्ट बना है। तो आप लोगों ने देख लिया कि अधातुओं की क्रिया किससे? क्लोरीन से। अब देखेंगे अधातुओं की क्रिया हाइड्रोजन से। तो पांचवा हमारा हेडिंग हुआ स्टूडेंट्स अधातुओं की क्रिया किससे? हाइड्रोजन से। अधातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अधातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया। Reaction of non-metals with हाइड्रोजन। तो अब देखेंगे कि अधातुओं की अभिक्रिया जो हाइड्रोजन से होती है तो क्या प्रोडक्ट में बनता है। तो लिखेंगे आप लोग अधातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड निर्मित करती हैं। हाइड्राइड बनाती है स्टूडेंट्स। तो अधातुएं लिखेंगे आप लोग अधातुएं
हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड निर्मित करती हैं। हाइड्राइड निर्मित करती हैं। तो आप लोगों ने देखा, और धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड निर्मित करती हैं। जैसे इसका भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे। केमिस्ट्री में एक चीज याद रखेंगे, बिना रासायनिक समीकरण के कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो उतना मतलब अच्छा नहीं होगा, जबकि सही मायने में कहा जाए तो रासायनिक समीकरण द्वारा अभिक्रिया को दर्शाना उचित होता है। इसका लिख लेंगे नाइट्रोजन यहाँ नाइट्रोजन हो गया स्टूडेंट्स। इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है? हो रहा है हाइड्रोजन से, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराना है तो गैस रूप में है। इसकी अभिक्रिया हो रही है हाइड्रोजन से 3H2, अभी गैस रूप में है। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है? तो बन रहा है NH3, अमोनिया बन रहा है। NH3 कितना बन रहा है? 2NH3। ये हमारा क्या बन रहा है? अमोनिया किस रूप में है? यहाँ बच्चों आप लोग बता दें, गैस रूप में है। ये हो गई अमोनिया। तो हमारा यहाँ प्रोडक्ट जो बना है वो अमोनिया बना है। नाइट्रोजन और धातु से हाइड्रोजन से क्रिया हो रही है तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। एक और आप लोग नोट कर लेंगे, कार्बन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ। ये हो गया कार्बन, इस सॉलिड स्टेट में आपको पता है, और इसकी क्रिया हो रही है इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ हो रही है तो दो यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु भाग लिए भी गैसीय अवस्था में ही है। ये हो गए हाइड्रोजन, और यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ प्रोडक्ट के रूप में बनेगा मेथेन बना हुआ है, CH4। ये भी गैसीय रूप में है, इसको कहते हैं मीथेन, या मेथेन भी लिख सकते हैं, मेथेन। यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा क्या बना है स्टूडेंट्स? मेथेन बना है। तो याद रखेंगे, अधातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया में दो रिएक्शन भी आप लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बना रहा है, और कार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके मीथेन बना रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगला हमारा टॉपिक होगा कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
उस तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर हम देखेंगे, तत्वों और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो तत्वों के प्रकार, यहाँ हेडिंग तो एक कॉलम बना लेंगे, तत्वों के प्रकार, तत्वों के प्रकार पहले कॉलम में बनाएंगे। उसके बाद तत्व परमाणु संख्या, तत्व परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। इसके बाद कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोश में कक्षक जो जिसको बोला जाता है, कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इतने कॉलम आप लोग बना लेंगे और इसमें आप लोग नोट भी करेंगे। तो तत्व के प्रकार में लिखेंगे उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें में कौन कौन आएंगे? तत्व में हीलियम, जिसको He से प्रदर्शित करते हैं, हीलियम। तत्वों के नाम पहले लिख लेते हैं। नियॉन, जिसको Ne से प्रदर्शित करते हैं, संरचना सूत्र है नियॉन हो गया। इसके बाद है ऑर्गन, जिसको Ar से प्रदर्शित करते हैं। यदि इनके परमाणु संख्या की बात किया जाए तो इसका होता है परमाणु संख्या 2, इसका होता है 10 और इसका होता है 18। हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियॉन का परमाणु संख्या 10, ऑर्गन का 18। अब इसमें कक्षक में आपको पता है कक्षक की संख्या लिख देते हैं। पहली कक्षक है कोश है के कोश, एल कोश, एम कोश और एन कोश। इतना ही तक आपको रन देते हैं। तो अधिकतम के में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो याद रखेंगे के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रॉन जो हीलियम वाला है इसमें भरेगा, इसको और ऊपर कर देते हैं। यहाँ हो गया के एल एम एन, तो यहाँ पर 2 भरेंगे। इसमें 2 ही परमाणु संख्या अर्थात 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 भरेंगे। नियॉन में आएंगे तो नियॉन की जगह 10 परमाणु संख्या है, तो इसमें के में 2 भरेंगे और एल में 8 भरेंगे। तो 8 तो 10 हो गए। जबकि आर्गन में इसमें के में 2 भरेंगे, एल में 8 भरेंगे और एम में 8 भरेंगे। याद रखेंगे 2 8 10 8 18। एक कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुआ। ये हुए उत्कृष्ट गैसें। आगे हम तत्वों के प्रकार में देखेंगे और धातुओं को। धातु है तत्वों के प्रकार में धातुएं। अब धातुओं में देखेंगे यहाँ पर
धातुओं में कौन कौन सी आएंगी? तो सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम जिसको Na से प्रदर्शित करते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg से प्रदर्शित करते हैं। मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को Al से प्रदर्शित करते हैं। पोटेशियम, जिसको K से प्रदर्शित करते हैं। और कैल्शियम जिसको Ca से प्रदर्शित करते हैं। कैल्शियम जिसको Ca से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा इसके परमाणु संख्या और कोश में इलेक्ट्रॉनों के वितरण देख लेते हैं। तो सोडियम का जो होता है स्टूडेंट, परमाणु संख्या होता है 11। तो कोश में वितरण करेंगे तो 11 है, तो ये हो जाएगा 2, 8, 10 और 1, 11। आपको समझ में आ रहा है ना? इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिकतम 8 भरते हैं। इसमें 8 भरते हैं तो इसमें 8 है ही नहीं, 8 2 10 और 1 बच रहा है तो उसमें चला जाएगा। जो कि मैग्नीशियम का होता है परमाणु संख्या 12, भरी इसमें भी 2, 8 और 2, 2 8 2 ऊपर हो रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। 2 8 2, ठीक है। जबकि एल्युमिनियम का होता है स्टूडेंट्स 13, इसमें भरेंगे 2 8 और 3, 8 2 10 3 13। पोटेशियम का होता है स्टूडेंट्स 19, भरेंगे 2 8 10 8 18 और एन में क्या हो जाएगा 1, 19, ठीक है। जब फिर कैल्शियम का होता है 20, इसको भरेंगे 2 8 18 2 8 10 8 18 और 2 20। ये कैल्शियम का हो गया इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अब देखेंगे और धातुओं को यहाँ लिख लेंगे, और धातुएं, और धातुओं में कौन कौन सी आएंगी? तो यहाँ आएंगी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जिसको N से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिसको O से प्रदर्शित करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, फ्लोरीन, F से प्रदर्शित करते हैं, फास्फोरस, फास्फोरस P से प्रदर्शित करते हैं, फास्फोरस हो गया। इसके बाद सल्फर, क्लोरीन, सल्फर S से प्रदर्शित करते हैं, और क्लोरीन जिसको Cl से प्रदर्शित करते हैं।
तो ये रही अधातुएं, इसका परमाणु संख्या लिख सकते हैं। तो नाइट्रोजन का 7 होता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो 7 भरेंगे आप लोग, 7 भरेंगे। तो इसमें भरेगा 2 और इसमें भरेगा 5। याद रखेंगे, 5 2 7। जबकि ऑक्सीजन का भरेंगे आप लोग, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। 8 भरेंगे तो हो जाएगा 2 और 6। जो कि फ्लोरीन का होता है 9। 9 होता है, तो भी भर लेंगे। 2 2 और 7। जबकि फास्फोरस का भरेंगे, तो फास्फोरस का होता है 15। भरिए आप लोग, 2 8 10 और 5 15। ठीक है स्टूडेंट्स। सल्फर का होता है 16। 16 तो हो जाएगा 2 8 10 और 6 16। क्लोरीन का होता है 17। ये हो जाएगा 2 8 10 और 7 17। इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो गया। तत्वों के प्रकार में उत्कृष्ट गैसों में आप लोगों ने देखा हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 2 होता है। इसमें 2 के कक्षक में भरा हुआ है। के कोष में, नियान में 2 8 यल कक्षक में, के में 2 यल में 8। ऑर्गन में 18 इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु संख्या 2 8 8। सोडियम का 11 2 8 1। मैग्नीशियम का 12 2 8 2। एल्युमिनियम का 13 2 8 3। पोटेशियम का 19 2 8 8 1। कैल्शियम का 20 2 8 8 2। नाइट्रोजन का 7, ये अधातुएं हैं, 2 और 5। ऑक्सीजन का 8 2 और 6। फ्लोरीन का 9 2 और 7। फास्फोरस का 15 2 8 5। सल्फर का 16 2 8 6। और क्लोरीन का 17 2 8 7। तो याद रखेंगे, ये कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रही। तो आप लोगों ने कुछ उत्कृष्ट गैसों में देखा, धातुओं को देखा, धातुओं को भी स्टडी किया। ये सब याद रखेंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है ये भी आप लोग आराम से। के में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यल में हमेशा 8 भरेंगे और यम में 18 भरते, लेकिन सबसे पहले 8 भरेंगे। जब इसमें भी 8 भर जाएंगे तो 8 8 16। और ओ में जब 2 आएंगे तो टोटल इसमें 18 भरेंगे। ये आप आगे बढ़ेंगे, घबराना नहीं है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं स्टूडेंट्स, और आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब अधातुओं की क्रिया क्लोरीन से होती है तो क्या निर्मित होता है। जब अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो क्या निर्मित होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। और तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि जो अम्ल के साथ, जो तनु अम्ल होता है उसके साथ यदि किसी अधातु की अभिक्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा। इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जुड़े रहें ऐसे ऑनलाइन क्लासेस के साथ।